श्री राधे बच्चों, स्वागत है आपका डेरिवेशन सीरीज में। इस वीडियो में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू थिन इनफाइनाइट चार्ज्ड प्लेन शीट। इस डेरिवेशन के पूछे जाने के चांसेस बहुत ही ज्यादा है एग्जाम में। अगर बबुआ ये डेरिवेशन आपको तैयार है तो मान लो 5 नंबर आपके फिक्स हैं। बच्चा अभी तक आपने पढ़ा या नहीं पढ़ा, मगर आपने वीडियो सही इंसान की ओपन कर ली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं एकदम बेसिक से बताने वाला हूँ इस डेरिवेशन को। इस बात की तो मैं गारंटी लेता हूँ ये डेरिवेशन आपको समझ में आएगा, बस एंड तक मेरे साथ बने रहिए। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इस डेरिवेशन में यूज होने वाले सारे बेसिक पॉइंट को हम देख लेते हैं। इस डेरिवेशन में जो पहला बेसिक यूज होगा वो है हमारा फ्लक्स का फॉर्मूला। फ्लक्स को हम फाई से दिखाते हैं, तो जो हमारा फ्लक्स का फॉर्मूला होता है फाई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। ई हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ए हमारा एरिया है, थीटा जो है हमारा एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल है। ये बात हमको याद रखनी पड़ेगी। तीसरी चीज हम लोग यहाँ पे गॉस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे। गॉस थ्योरम का एक फॉर्मूला होता है जो फाई इज इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू इन क्या होता है बच्चा, किसी क्लोज सरफेस के अंदर लाई करने वाला चार्ज होता है। एप्सिलॉन नॉट एक कांस्टेंट होता है। फाई हमारा टोटल फ्लक्स होता है। ओके, तो इतना बेसिक्स हमको याद होने चाहिए। डेरिवेशन शुरू करने से पहले एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि किसी पार्टिकुलर डेरिवेशन को करने के लिए आपका एक परम कर्तव्य होता है कि 4 लाइन इंग्लिश लिखना। इस डेरिवेशन को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि किसी भी डेरिवेशन को करने से पहले एक हमारा परम कर्तव्य होता है कि जो भी डेरिवेशन आप कर रहे हो उसके बारे में 4 लाइन अंग्रेजी लिखना। जो भी पैरामीटर आप यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं इस पार्टिकुलर डेरिवेशन में, उन्हीं को उठा करके अपनी भाषा में परिभाषा बना करके लिख देना होता है। लेट अस कंसीडर फलाना ढिमकाना, जो भी आना सब कुछ दबा के लिख जाना। मैं आपसे उम्मीद कर सकता हूं कि मेरे प्यारे बच्चे, आप 12th वर्षों से इंग्लिश मीडियम में पढ़े हो तो 4 लाइन अंग्रेजी आप लिख सकते हो। यदि आप असक्षम हो इसको लिखने में तो कृपा करके कमेंट करें, मैं आपको इसकी वर्डिंग भी कमेंट में दे दूंगा। ओके, सबसे पहले हम ये बात समझ लेते हैं कि इस डेरिवेशन में हमको करना क्या है। तो सिंपल सी एक बात है कि इनफाइनाइट प्लेन शीट दी है जिसपे पॉजिटिव चार्ज है। अब इसके कारण हमको किसी एक पार्टिकुलर डिस्टेंस r पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इस इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज्ड सीट के कारण। अब ये भैया बहुत लंबी है, इतनी लंबी है कि हम अपन सर उठाएं तब वो हमको नहीं दिखेगी। इनफाइनाइट का मतलब यही होता है। तो हम क्या किए, इसके एक छोटे से पोर्शन को लिए, तो हम यहाँ पे एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस कंसीडर कर लिए। इसको और भी तरीके से किया जा सकता है, कोई एक ही मेथड नहीं है, दोनों मेथड सही हैं और भी जिस तरीके से आप करोगे वो भी सही है। ओके, अब बात ये आती है कि हमने गॉसियन सरफेस क्यों माना, क्योंकि अगर यहाँ पे हम गॉस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो हमको गॉसियन सरफेस बनानी पड़ेगी। बिना गॉसियन सरफेस बनाए हमारा काम नहीं होगा, क्योंकि गॉसियन सरफेस में जो चार्ज हम इस्तेमाल करते हैं वो इनसाइड का मतलब गॉसियन सरफेस के अंदर वाला चार्ज होता है। तो फिलहाल ये डायग्राम आपको ऐसे ही बनाना है। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। तो ध्यान से देखिए, जो ललकवा है ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो पिंक कलर का है ये पूरा का पूरा, और जो पिंक कलर का है ये एरिया वेक्टर के लिए डिसाइड किया गया है। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव चार्ज से दूर जाती दिखेगी, इस कारण से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे दिखाया है और इधर इस तरीके से दिखाया है। एरिया वेक्टर की क्या प्रॉपर्टी होती है, एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस पे परपेंडिकुलर होता है और बाहर की ओर होता है। तो इस सरफेस पे एरिया वेक्टर इधर होगा, इस सरफेस पे एरिया वेक्टर इधर होगा, यानी यहाँ पे यहाँ होगा, और इस वाले पार्टिकुलर सरफेस पे एरिया वेक्टर इधर होगा। हम इनका नामकरण कर देते हैं। माना ये सरफेस हमारा 1 है, ये सरफेस 2 है, ये लंबा सा पूरा का पूरा एक ही सरफेस है, एक आध दो सरफेस नहीं मान सकते हम। ये वाला सरफेस हम मान लिए भैया 3 है। ओके, तो ये पूरा का पूरा डेरिवेशन हमको समझ में आ गया। अब हमारा उद्देश्य ये है कि हमको टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अगर हम गॉस थ्योरम का इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं तो सबसे पहले हमको टोटल फ्लक्स निकालना पड़ेगा। अब टोटल फ्लक्स कैसे निकलेगा, टोटल फ्लक्स का मैंने आपको पार्टिकुलर फार्मूला बता ही दिया है। तो सबसे पहले हम सरफेस 1 से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल लेते हैं। तो सरफेस 1 में ध्यान से देखिए, हमारा जो एरिया वेक्टर है कुछ इस तरीके से है और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बच्चा कुछ इस तरीके से, यानी दोनों एक दूसरे के क्या है, पैरेलल। ये है हमारा सरफेस 1। तो सिंपल सा फाई 1 यहाँ हम लिख लेते हैं। फाई 1 इक्वल टू हमारा होगा ई ए कॉस थीटा। ई तो भैया ए ले लेते हैं, ए अभी हम ए ही लेते हैं, और कॉस थीटा की वैल्यू, यहाँ थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। थीटा की वैल्यू 0 क्यों होगी, क्योंकि एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के पैरेलल है, इस कारण से थीटा की वैल्यू यहाँ पे 0 हो जाएगी। और कॉस 0 की वैल्यू आप जैसे प्रचंड ज्ञानी को बताने की आवश्यकता नहीं है, ये तो पता ही है आपको कि कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ से आ जाएगा ई ए। ओके, ये मान लिया प्रथम इक्वेशन। ओके, इसी प्रकार से बच्चा हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स सेकंड सरफेस का जब निकालेंगे तो सबसे पहला कार्य हमारा जो है एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल निकालना। तो ध्यान से देखिए, दोनों एक दूसरे पे क्या है, परपेंडिकुलर है। थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, 90,
और हमको पता है cos 90 की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो 0, तो सब कुछ यहाँ से 0 हो जाएगा, तो phi2 बराबर हमारा क्या आ जाएगा 0। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम सरफेस 3 से निकाल लेते हैं। थोड़ा मेरी राइटिंग पे मत जाइएगा, मेरे कॉन्सेप्ट पे जाइएगा, ध्यान से देखिए। तीसरा सरफेस जो है बेटा हमारा ये वाला पार्टिकुलर सरफेस है। यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, सेम है, यानी दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो ये रहा आपका एरिया वेक्टर और ये रहा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी दोनों पैरेलल हैं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं phi3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई ए कॉस थीटा, है ना। पहला सरफेस और तीसरा सरफेस एकदम बराबर है, तो इसलिए उनकी एरिया क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। ई ए कॉस 0, आप जैसे प्रचंड ज्ञानी को आता ही है क्या होती है, तो यहाँ से बोल सकते हैं ई ए, तो यहाँ से phi3 इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, ई ए। अगर यहाँ से हम टोटल फ्लक्स निकालना चाहें तो phi e इक्वल टू हमारा हो जाएगा phi1 प्लस phi2 प्लस phi। यहाँ से हम phi1 phi2 phi3 की वैल्यू रखते हैं, तो phi1 की वैल्यू आई है ई ए प्लस phi2 हमारा 0 है प्लस phi3 हमारा अगेन ई ए आया है। यहाँ से हम phi e इक्वल टू बोल सकते हैं 2e a। अब यहाँ पे हम गॉस थ्योरम का इस्तेमाल कर लेते हैं, जो कि होता है phi e इक्वल टू क्यू इन डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे हम मान लेते हैं जो हम सिगमेंट लिए हैं इसके अंदर का जो चार्ज है वो कितना है, q। ओके, फिलहाल जो चीज़ें हम माने हैं वो बाद में देखा जाएगा। एक चीज़ और हम यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं, मेंशन नहीं किया, सिग्मा। मान लिया ये इसकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो क्या है, सिग्मा। ओके, दो चीज़ें हमको यहाँ पे दिया रहेगा, ये मानना पड़ेगा। क्लियर। तो यहाँ से ध्यान से देखो कितना आ जाएगा, इनसाइड का चार्ज हमने क्यू माना और ये एप्सिलॉन नॉट। अब ये देखिए क्यू टोटल कितना आया है आपका फाई टोटल आपका कितना आया है 2e इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं E इक्वल टू क्यू बाई 2a एप्सिलॉन नॉट। तो E इक्वल टू यहाँ से बोला जा सकता है 1/2 एप्सिलॉन नॉट और क्यू बाई ए। तो जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है हमारा, उसका फार्मूला होता है क्यू बाई ए। ये हमारा सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला होता है। ओके, तो E इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा बेटा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ये रहा हमारा कंप्लीट डेरिवेशन।